हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल में राजेंद्र सांखला। बच्चों, इस सेशन में हम कृतिका भाग 2 कक्षा 10 की पुस्तक जिसकी अध्याय संख्या 3, जिनके लेखिका का नाम है मधु कांकरिया। मधु कांकरिया जी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप जो है साना साना हाथ जोड़ी, वह हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। इन्होंने अपनी यात्रा के समय जो मनोरंजनपूर्ण जो क्षेत्र थे, उनकी प्रकृति का सौंदर्य, उसके साथ साथ वहाँ के लोगों की दिनचर्या के बारे में भी बताया है। और साथ में हमें यह भी बताया किस प्रकार से महिलाएं भी पुरुषों के समान कार्य कर रही हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में पत्थरों पर बैठकर स्त्रियों को अपने हाथों में हथौड़े लेते हुए, हथौड़े हाथ में होते हुए पत्थरों को तोड़ते हुए दिखाई देती हैं। और साथ में ही उनके पीछे टोकरियों में भी यानी उनके बच्चे बंधे होते हैं। किस प्रकार से कितनी मेहनत करती हैं वो औरतें। और साथ में यदि थोड़ी चूक भी हो जाए इधर या उधर तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा उन्हें बिल्कुल पता भी है, लेकिन फिर भी इतनी कठिनाई का काम करती है। और फिर एक और दृश्य ऐसा आता है कि कुछ 7-8 साल के बच्चे होते हैं, वो जतिन नार्गे द्वारा बताया जाता है कि वो रोजाना 3 से 3.5 किलोमीटर पहाड़ी एरिया को पार करके वो स्कूल में जाते हैं। इस प्रकार लेखिका का जो दिल था, हृदय था, वह झकझोर होता है, वह भी हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, इस सेशन में हम जो मधु कांकरिया जी द्वारा जो साना साना हाथ जोड़ी जो रिपोर्ट ताज है, जो यात्रा वृत्तांत है, जो रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, उससे संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न वो सब हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों, ध्यान से समझना है, प्रत्येक प्रश्न हमें याद होना चाहिए इसी समय जितने समय मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, जो मधु कांकरिया जी द्वारा जो साना साना हाथ जोड़ी जो यात्रा वृत्तांत है, उससे संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो मूल यात्रा वृत्तांत था, साना साना हाथ जोड़ी, उसके बारे हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ यह समझ में आ गया, तो हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले हमने जीवन परिचय पढ़ा मधु कांकरिया जी का, और साथ में ही साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत का सारांश भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब आपको दिख रही है ट्रेन, मतलब लेखिका घूमने के लिए यायावरी प्रवृत्ति की थी, तो घूमने के लिए तैयार हैं, इसी ट्रेन में जाते हैं। दिख रहा है आप लोगों को, ऐसा नहीं कि ये वही ट्रेन है, मतलब लेखिका के द्वारा जो कहा जाता है ना, अपने यात्रा वृत्तांत लिखते समय जो तस्वीर दिया वही होगी। और यह सब हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है बच्चों? हमारी पाठ्य पुस्तक है कृतिका भाग 2। तो बच्चों ध्यान रखना, कक्षा 10 है, पुस्तक का नाम कृतिका भाग 2 है, अध्याय संख्या 3 है, और लेखिका का नाम क्या है? मधु कांकरिया। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइए, कृतिका भाग 2 पुस्तक में जो साना साना हाथ जोड़ी है उसके लेखक या लेखिका कौन है? तो कौन है बच्चों? मधु कांकरिया जी हैं। कौन है? मधु कांकरिया जी। तो हम लोग साना साना हाथ जोड़ी संबंधित अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला ही प्रश्न आपके सामने हाजिर हो चुका है, जल्दी से इसका स्वागत अपने दिमाग में कर दीजिए कि मुझे पता लग जाए कि हाँ, मैं अनुभव कर सकूं कि हाँ, आप लोगों को इसका आंसर पता है। तब तक मैं प्रश्न पढ़ लेता हूं। झिल मिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? बताइए, झिल मिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह से सम्मोहित कर रहा था? यानी कि लेखिका को जो प्रकृति का सौंदर्य था वो मंत्रमुग्ध कर दिया था। रात के अंधकार में झिल मिलाते सितारों की रोशनी से नहाया हुआ गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था, रहस्यमय एहसास करवा रहा था। वह उसे अपलक देख रही थी, यानी कि बिना पलकों को झपकाए देख रही थी, एकटक देख रही थी। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो, सब कुछ अर्थहीन सा लग रहा था। लेखिका की चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी, यानी कि इतना अच्छा दृश्य, यानी मंत्र मुग्ध हो जाना। अपलक रूप से किसी चीज, देखो, अपलक रूप से किसी चीज को जब हम लोग देखते हैं इस प्रकार से, तो मतलब क्या होता है? कुछ सुंदर ही हमें चीज सामने दिखाई दे रही है, अर्थात उसका शरीर शिथिलता को प्राप्त कर चुका था। वह सुख की अतीन्द्रियता में डूबी हुई उन झिल मिलाते सितारों की रोशनी में नहा रही थी, जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी, यानी उसे बहुत ही अच्छा, अंदर हृदय उसका बहुत ही खुश हो रहा था। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? उसको गंतोक का जो सौंदर्य था बहुत ही अच्छा लग रहा था। दूसरा है, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? यानी गंतोक को किसका शहर कहा गया है? मेहनत कश बादशाहों का, यानी मेहनती करने वाले लोगों का। यहाँ तक कि मतलब पुरुष ही नहीं, महिलाएं, बच्चे भी मेहनत
क्योंकि आपको पता है, याद है मैंने बताया था जब मूल यात्रा वृत्तांत पढ़ा रहा था, तब कुछ 7-8 साल के बच्चे 3-3.5 किलोमीटर चल करके रोजाना स्कूल जाते हैं। उसके बाद वो मवेशियाँ चराते हैं और अपनी माता पिता के कामों में हाथ बढ़ाते हैं। साथ में ही अपने गीला ढिल्ला, याद है क्या, जो हिंडी होती है, कपड़े लपेट करके सर पे रखते हैं, उसके ऊपर कुछ लकड़ियाँ भी लेकर आते हैं। तो ऐसा बहुत सारा कार्य करते हैं। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि गंतोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरम्य बना दिया है। यानी कि जो लोग मेहनत करेगा, जो लोग, आप लोग देखो, इतनी मेहनत करो, पढ़ाई करो, कर्म करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो, फिर क्यों नहीं आपका चेहरा निखरेगा। निखरने का मतलब आप एक उच्च पोस्ट पर पहुँचोगे और पोस्ट पर पहुँचते ही पैसा होगा, आप अपने जितनी भी इच्छाएं वो पूरी आप लोग कर सकते हैं। तो सुरम्य यानी सुंदर। वहाँ सुबह दोपहर शाम को सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। यह सब यहाँ के निवासियों भरपूर परिश्रम का परिणाम। यह सब यहाँ के निवासियों की भरपूर परिश्रम का परिणाम है, जिन्होंने अपने पुराने स्वरूप को कायम रखा है। यहाँ के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के हाथों में भी कुदाल व हथौड़े होते थे। लेखक ने कहा था ना, याद है, कि वो पत्थरों पर बैठ करके पत्थरें तोड़ रही हैं, किसके द्वारा? हथौड़े और कुदालों की सहायता से। उनके हाथों में छाले तो पड़ेंगे, और ये और देखो, थोड़ी सी भी चूक हो गई तो उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर किसी ने बताया, जतिन नार्गे के द्वारा भी और वहाँ के लोगों के द्वारा, कि बहुत से लोगों ने तो अपनी जान गंवा भी चुके हैं। जो उनके साथ साथ मेहनत करती हैं, उनके पुत्र भी उनकी पीठ पर टोकरी में बंधे रहते हैं। इसी कारण गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। यानी कि देखो, यानी कि पुरुष ही नहीं करते, महिलाएं भी पुरुषों के बराबर कार्य करते हैं, प्लस ज़्यादा ही कार्य करती हैं, क्योंकि उनके पीछे टोकरी बंधी होती है, उसमें उनका बच्चा भी होता है। तो पुरुषों के तो पीठ पे होगा नहीं, महिलाओं के पीठ पर होगा, क्योंकि बच्चा जब बच्चा होता है तो वह माँ से ज़्यादा प्रेम करता है, पिता से कहीं अधिक। चाहे वह एक लेखक भी थे, उन्होंने लिखा भी था, शिवपूजन साई जी द्वारा माता का अंचल आपको याद हो। जब वो चूहे के बिल में पानी डालते हैं तो वहाँ पर चूहे की जगह सर्प निकल आता है, तो डर के मारे सभी बच्चे जब भगते हैं, इधर उधर गिरते फिरते लहूलुहान होते हुए, तो उस पाठ में बताया गया था कि शिवपूजन साई जो भोलानाथ था उनका नाम बचपन का, तो वो अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करते थे, माँ से केवल दूध पीने तक का नाता था, उसी के साथ खेलते, उसी के साथ सोते थे। लेकिन जो उस समय जब वो मुसीबत में था, जब वो डर लग रहा था, तो पिता के पुकारने पर भी उसके पास नहीं जाता, वह कहाँ जाता है? माँ की गोद में जाकर छुप जाता है, उसके आंचल में। तो वही बात है, तो माँ के पीछे जो टोकरी बंधी होती है उसी में बच्चा रहता था। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? याद है? सफेद का अर्थ क्या होता है बच्चों? सफेद। और 108 पताकाएं, याद है क्या? किसी बौद्ध के भिक्षु के मरने पर 108 पताकाएं पताकाएं खड़ी की जाती हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए। उस पर एक मंत्र भी लिखा होता है। और रंगीन, किसी नए कार्य का शुभारंभ के लिए, किसी नए कार्य के शुभारंभ के लिए रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। सफ़ेद तो बौद्ध भिक्षु की मृत्यु पर, 108 पताकाएं मंत्र लिखी होती हैं, और रंगीन किसी नए कार्य के शुभारंभ के लिए। श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं। ध्यान रखना, ये जो किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर जो किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं, जिन पर एक मंत्र भी लिखा हुआ होता है। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इस प्रकार ये सफ़ेद पताकाएं शोक व रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। यानी सफ़ेद जो पताकाएं होती हैं 108, वो तो किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए एक मंत्र सहित लिखी होती हैं, उसके ऊपर फिर फहराया जाता है उसको। और रंगीन किसी नए कार्य के शुभारंभ पर। नंबर 4, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। यानी सिक्किम के बारे में उन्होंने क्या क्या जानकारियाँ दी जतिन नार्गे ने। यानी ड्राइवर के साथ साथ वो गाइड भी था ना, तो उन्होंने क्या क्या जानकारियाँ दी, बस सीधे सीधे पाठ में जो आए वो लिखना है।
जितेन नार्गे ने लिखेगा सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जन जीवन के बारे में कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। जैसे सिक्किम एक पहाड़ी इलाका होने के कारण रास्ते सकरे और वीरान हैं तथा जलेबी की तरह घुमावदार भी हैं। इन रास्तों के साथ साथ कुछ दूरी पर झरने बह रहे हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ के रास्ते सकरे भी हैं, घुमावदार भी हैं और जलेबी की तरह घुमावदार भी हैं और सकरे भी हैं और वीरान भी हैं और कुछ दूरी पर झरने भी बहते हुए दिखाई देंगे। नार्गे ने यहाँ की खूबसूरती की तुलना स्विट्जरलैंड से की है। किसी बुद्धानुयायी की मौत पर शांति और अहिंसा के मंत्र के साथ लिखी हुई 108 श्वेत पताकाएं लगाई जाती हैं और रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य के शुभारंभ पर लगाई जाती हैं। जब लेखिका को श्वेत पताकाएं दिखाई दे तो लेखिका से वो नार्गे से पूछती है कि ये क्या है भी, तब वह बताता है। कवि लॉन्ग स्टोक पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, यानी कवि लॉन्ग स्टोक जो स्थान था उस पर गाइड फिल्म की क्या हुई थी, शूटिंग हुई थी। यह भी बताता है। एक धर्म चक्कर के बारे में बताया कि यह प्रेयर व्हील है जिसको घुमाने पर जीवन में जितने पाप किए वो सारे पाप धुल जाते हैं। यानी कि एक कुटिया में एक धर्म चक्कर दिखाई देता है, उसके बारे में बताया कि यह प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने पर जीवन में जितने भी पाप किए हैं वो सारे पाप क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। कवि लॉन्ग स्टोक के थोड़ा ऊपर हिमालय है। कवि लॉन्ग स्टोक जो स्थान था के थोड़ा ऊपर हिमालय है। रास्ते में स्थित सेवन सिस्टर वाटरफॉल के बारे में बताया। यानी जतेन नार्गे ने बताया कि कवि लॉन्ग स्टोक के थोड़ा ऊपर हिमालय है और एक स्थान हो रहे कि सेवन सिस्टर वाटरफॉल के बारे में भी उन्हें बताया है। जतीन नार्गे ने उत्साहित होकर कटाव के बारे में कहा कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। लेकिन मणि जो उनके साथ 50 वर्षीय मणि जो उनके साथ घूमने गई थी वो थोड़ा यहाँ पर कटाक्ष करती कि नहीं, इतना सुंदर नहीं है। गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है। यानी गंगटोक से 149 यानी 150 में एक कम, यानी 150 में एक कम की दूरी पर क्या है, युमथांग है। नार्गे ने बताया कि यहाँ की औरतें भी पुरुषों की तरह कार्य करती हैं। चाय के बागानों से लेकर सड़क पर पत्थर तोड़ने तक का कार्य करती हैं। मैं बता चुका हूँ पहले भी आंसर। 7-8 वर्ष की उम्र के बच्चे 3-3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर रोजाना स्कूल जाते हैं। लेखिका कहते हैं कि यहाँ कोई स्कूल बस नहीं है, कहते देवी ये शहर है, ये शहर नहीं है, एक गांव है और यहाँ स्कूल नहीं, यहाँ बसें नहीं हैं। और साथ ही ये बच्चे अपनी माताओं के साथ मवेशियाँ चराते हैं और उनके कार्यों में हाथ बढ़ाएं। स्कूल आने के बाद वो मवेशियाँ भी चराते हैं और उनके कार्यों में हाथ भी बढ़ाते हैं। आदि ऐसी बहुत सी बातें जतीन नार्गे ने लेखिका को बताया है। नेक्स्ट है, लॉन्ग स्टोंग में घूमते हुए चक्कर को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। यानी याद है आप लोगों को कि अनेकता में एकता, हिंदुस्तान बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है लेकिन फिर भी हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है अनेकता में एकता। तो वही बात है कि लेखिका कह रही है कि लोग कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी स्थान पर चले जाएं, लेकिन फिर भी सभी भारतीयों की आत्मा एक है। चाहे हिंदू, मुस्लिम धर्म, ईसाई, कुछ किसी भी धर्म का हो, वह अपने इष्ट देव को भूलता नहीं है। लेखिका घूमती हुई कवि लॉन्ग स्टोक नाम की जगह पर गई। वहाँ एक कुटिया में घूमते हुए चक्कर के बारे में बताया कि वहाँ एक कुटिया में घूमते हुए चक्कर के बारे में जतीन ने बताया कि एक धर्म चक्कर है, इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, अर्थात सारे पापों का नाश हो जाता है। उसके बाद लेखिका ने सोचा कि भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, लोगों की आस्था, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं हर जगह एक सी रहती हैं। चाहे उनके मजहब के अनुसार भगवान अलग अलग हों, फिर भी उनका विश्वास सदैव एक सा रहता है और यही विश्वास पूरे भारत को एक सूत्र में बांधता है। इसलिए लेखिका पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई देती है। आप यहाँ जोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे बताया ना कि यही पूरी विश्वास तो भारत को एक सूत्र में बांधता है। और हमारे भारतीय संविधान में, और हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता भी है क्या, अनेकता में एकता। इसीलिए तो हमारे भारत देश की एक विशेषता है, या भारतीय संविधान की विशेषता है क्या, अनेकता में एकता। कह सकते हैं कि हिंदुस्तान या भारत अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए होने के कारण भी सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग में क्या है, एकता है।
अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए नियम या लॉ जो भी कानून होता है वो अलग अलग है, सभी के लिए समान कानून बनाया गया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, आप कहीं पर भी चले जाओ, आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग आपका आप में विश्वास हमेशा रहता है कि हाँ इष्ट देव दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी कहते हैं हाँ है, दिखाई सभी को देता है। नेक्स्ट है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। इन जितेन नार्गे ने लेखिका ने बताया ना कि जितेन नार्गे ड्राइवर के साथ साथ गाइड भी था। तो आप बताइए अब एक इस यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी के अनुसार बताइए कि एक कुशल गाइड में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। वहाँ की भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी के क्षेत्रों के बारे में उन्हें पता होना चाहिए, स्थितियों के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ के किस प्रकार से कहाँ कौन सा रास्ता सरल तरीके से जा सकता है, जहाँ मनोरंजन के क्षेत्र हो या प्रकृति का दृश्य सौंदर्य हो, मतलब ऐसी बहुत सारी जानकारी वहाँ की होनी चाहिए। जितेन नार्गे लेखिका को ड्राइवर कम गाइड ज़्यादा नज़र आ रहा था, अर्थात वह ड्राइवर के साथ साथ गाइड का कार्य कर रहा था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। एक कुशल गाइड में उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए। यानी कि कोई भी गाइड होगा, यदि सैलानियों को वह घुमा रहा है तो उन्हें वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में पता होना, जलवायु, प्राकृतिक, सामाजिक जानकारी, लगभग सभी जानकारियाँ उसे होनी चाहिए। गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर भी था, और गाइड के साथ साथ नार्गे क्या था, ड्राइवर था। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो कुशल गाइड है उसमें ड्राइवर का गुण भी होना चाहिए। भ्रमणकर्ता को कहाँ रोकना है कहाँ नहीं, इसकी उसे पूर्ण जानकारी, जिस प्रकार जितेन नार्गे को पता था कि सैलानियों को कहाँ रोकना है कहाँ नहीं रोकना, कहाँ कौन सा रास्ता अच्छा परिदृश्य सहित है, प्रकृति के सौंदर्य सहित मिलेगा, उसी रास्ते पर उसे ले जाना है, और कहाँ रोकना है उसे कहाँ नहीं रोकना, यह सब जानकारी उनको भी थी जितेन नार्गे। और यही गुण किस में होने चाहिए, एक कुशल गाइड में होने चाहिए। भ्रमणकर्ता के पूछने पर हर प्रश्न के उत्तर सही जानकारी के साथ कैसे देना है, उनमें ये सभी गुण मौजूद थे। यानी जिस प्रकार जितेन नार्गे को ये जानकारी थी कि कोई भी भ्रमण करता, कोई भी सैलानी उनसे कोई प्रश्न पूछता है, उसकी जानकारी सही सही ढंग से किस प्रकार से दे कि उसे समझ में आ जाए और अच्छा महसूस हो, उसकी यात्रा का जो उद्देश्य था वह पूर्ण हो जाए। गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए जो उसमें थी, जैसे वह अपनी वाक्पटुता से लेखिका को प्रभावित भी किया है। वाक्पटुता से यानी अपनी चतुरता से लेखिका को प्रभावित किया है। और मैडम यह धर्मचक्र है, प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यानी कि प्रभावित कैसे किया अपने वाक्पटुता चतुरता से कि मैडम यह एक धर्मचक्र जिसे घुमाने सारे पाप धुल जाते हैं। और यहाँ पर जो कवि लॉन्गस्टोंग था, यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी है। इस प्रकार की बातें बताना सामने वाले सैलानी को प्रभावित करना होता है, ये सभी गुण उसमें होने चाहिए। गाइड पर्यटकों में इतना घुल मिल जाता है कि उसका सैलानियों के साथ आत्मीय संबंध बन जाता है। यानी कि ऐसा गाइड होना चाहिए, इस प्रकार से बातें करनी चाहिए उसे जिस प्रकार से वो सैलानियों के साथ घुल मिल जाए, उसका आत्मीय संबंध उनसे हो जाए। गाइड अपनी कुशलता के साथ साथ बुद्धिमान भी होना चाहिए, इसलिए वह अपनी वाक्पटुता से पर्यटक स्थलों के प्रति सैलानियों के मध्य जिज्ञासा बनाए रखता है। जैसे नार्गे ने सफ़ेद और रंगीन पताकाओं के बारे में जानकारी देकर उस स्थान के महत्व को बढ़ा देता है। यानी कि कहने का तात्पर्य जो भी स्थान उनको गाइड दिखा रहा है तो उसके बारे में उसे पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो लेखिका को सफ़ेद व रंगीन पताकाएँ दिखाई देती हैं तो उनके बारे में वह जानकारी उन्हें देता है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। गाइड को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूर्ण यात्रा करने तक बनी रहे, ताकि उनकी यात्रा करने का प्रयोजन सफल हो सके। जो उद्देश्य प्रयोजन होता है, उद्देश्य जो लक्ष्य होता है उनका होता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि गाइड में वह भी गुण होना चाहिए जो उन्होंने एक यात्रियों ने या सैलानियों ने जो एक यात्रा का प्रयोजन लेकर आए चले थे वहाँ से, वो प्रयोजन उनको पूर्ण होना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि उन्हें इस प्रकार से रोचकपूर्ण बातें बतानी है, इस प्रकार से अच्छे अच्छे स्थल उन्हें दिखाना है, इस प्रकार की जगह पर रोकना है जिससे उन्हें कोई समस्या न आए और उनका मनोरंजन भी बना रहे और यात्रा भी कंप्लीट हो जाए। एक कुशल गाइड की वाणी भी प्रभावशाली होनी चाहिए जिसमें सैलानियों की यात्रा में रुचि बनी रहती है। इस प्रकार एक कुशल गाइड में इनके अलावा भी अनेक गुण होते हैं। यानी इनके अलावा ऐसे नहीं कि यही गुण हैं, आपको भी जो दिमाग में आए अपने विचार के अकॉर्डिंग, आप कहीं घूमने गए हो
और आपको कोई घुमाने वाला हो, एक बताने वाला हो, गाइड कहते हैं जिसे, मिल जाए और उसको उन्होंने आपको कौन कौन सी जानकारी दी आप उसे भी यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा, उन्होंने कोई फोटो पिक नहीं ली थी, उन्होंने इस प्रकार से अपलक रूप से देखा है और उसे अपने हृदय में इस प्रकार से समाहित कर लिया कि वह उसे उन दृश्यों को वह भूल नहीं पाई कभी, उनको एक फोटो के रूप में अपने हृदय में समाहित कर लेती है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के हर पल परिवर्तित रूप को, हर पल यानी प्रत्येक पल को, यानी कि इस यात्रा वृत्तांत लेखिका ने हिमालय के हर पल परिवर्तित रूप को देखा है। कहीं हिमालय चटक हरे रंग का मोटा कालीन होड़े हुए प्रतीत होता है, चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियां और फूलों से लदी घाटियां दिखाई दी। गंगटोक के होटल की बालकनी से उसे हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी जिसे कंचनजंगा कहा जाता है दिखाई देती, परंतु मौसम की खराबी के कारण दिखाई नहीं दी। लेकिन चारों तरफ उसे तरह तरह के रंग बिरंगे फूल ही फूल दिखे। उसे ऐसा लगा कि कहीं मैं फूलों के बाग में आ गई हूँ। रास्ता जरूर खतरनाक था, परंतु उसके चारों ओर मनोहारी व आत्मीय सुख देने वाले दृश्य दिखाई दिए थे। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, एक तो प्रकृति का पल पल परिवर्तित रूप उन्होंने अपने हृदय में बसा लिया, कितना अच्छा दृश्य था। रास्ते सकड़े और वीरान तो अवश्य घुमावदार अवश्य थे, लेकिन कुछ कुछ दूरी पर झरने बह रहे हैं, बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, फूलों से लदे वादियां घाटियां दिखाई दे रही है और जगह जगह पर इस प्रकार दृश्य दिखाई दिए कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। और कंचनजंगा जो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, वो भी देखा कि सुबह सुबह जल्दी यदि मौसम साफ हो दिखाई देती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। लेकिन लेखक को फिर भी ऐसा लगा कि फूलों के किसी हरे भरे रंगीन फूलों के बागों में वह आ गई है। जैसे कहीं कहीं झरने कहीं बीच बीच में करिश्मे की तरह शिद्दत से मुस्कुराते हुए नजर आए। कटाव से आगे बढ़ते ही बर्फ से पूरी तरह ढके पहाड़ दिखाई दिए, जिसके चारों तरफ दूध की धार की तरह जल प्रपात दिखाई दे रहे थे और चांदी की तरह कौंध मारती तिस्ता नदी बह रही थी, जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। हिमालय बड़ा होते होते अब विशालकाय लगने लगा। घाटियां गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियां चौड़ी होती गई और वादियां फूलों से भरने लगी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग पहुंच गए हों। यानी कि लेखिका को जब वो भ्रमण कर रही थी, यात्रा कर रही थी, जितनी नारियों ने अच्छी अच्छी बातें बता रहा, रोचकपूर्ण बातें बता रहा, तो उन्हें ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में आ गए, अब मुझे यहीं रहना है, कहीं जाना नहीं है। देखो कहीं घूमने जाते हैं, कोई अच्छा दृश्य दिखाई देता है ना, तो आपको लगता है कि बस अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस अब मैं यहीं रहूंगा, मुझे अच्छा लगता है, स्वर्ग मेरे लिए तो यही है। तो ऐसे ही होते हैं प्रकृति के हर पल परिवर्तित रूप। यदि सुबह सुबह आप उठ करते ही सूर्य उगने से यानी सूर्य के उदय होने से पहले का दृश्य आप लोग देख लो ना, तो आपको इतना अच्छा लगेगा, आप सोचोगे मैं रोजाना यह दृश्य देखूं। और जिस प्रकार लेखिका तो कोई फोटो नहीं खींची, तो आप तो फोटो भी पिक भी ले सकते हैं। इतना अच्छा दृश्य होता है सुबह सुबह का, सूर्योदय होने से पहले का जो लालिमा होती है। इस अनुपम दृश्य को देखकर हिमालय के प्रति उसका असीम प्रेम सम्मान के रूप में झुक गया। धम्म चक्कर और सेवन सिस्टर वाटरफॉल को लेखिका ने देखा तो वह मंत्र मुक्त सी हो गई और साथ ही वह इस पवित्र वातावरण में जाकर भाव विभोर हो गई, जिससे उनका हृदय काव्य में हो गया। काव्य में होता है ना, जिसमें गीत संगीत आरोह अवरोह सब हो, यानी कि छंद अलंकार गुण शब्द शक्तियाँ सब मौजूद हों। ऐसे प्रकार उसके अंदर अनेक गीत संगीत बजने लग गए। इस प्रकार लेखिका ने यात्रा के समय अनेक चित्रों को अपने हृदय में चित्रों के रूप में बसा लिया था। फोटो नहीं खींची, लेकिन फिर उन चित्रों को इस प्रकार अपने हृदय में छिपा लिया। नंबर 8, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है, यानी कि उस प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। अब इतना कुछ आपने पढ़ लिया तो आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि लगभग इसका आंसर आ चुका है सभी प्रश्नों में। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका एकदम मौन
किसी ऋषि की तरह बिल्कुल शांत होकर वह सभी दृश्यों को अपने भीतर फोटो की तरह अपने हृदय में समेट रही है। जिस प्रकार फोटो खींच लेते हैं ना, उस प्रकार अपने हृदय में समा रही है। वह चित्र लिखित सी माया और छाया के अनूठे खेल को अपनी आंखों से देख रही थी। वह रोमांचित हो उठी थी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हो। उसके मन में उसके मन का सारा मैल और वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई थी। खुद का जो स्वयं होता है ना, अभिमान होता है, वह क्या हो गया था, इस निर्मल धारा में बहकर वह क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। पर निर्मल धारा, ये तीस्ता नदी दोनों ओर बह रही थी। उसकी झरनों की झनझन आवाज और तीस्ता नदी कलरव करती हुई बह रही थी। जो नदी का जो पवित्र जल होता है वह पवित्रता का सूचक होता है। तो उस स्वच्छ जल में वह नष्ट हो गई थी। उनकी जो भी दुष्ट वासनाएं, जो भी तामसिकताएं, यानी अंधेरा जो भी था, वो सब स्वच्छ हो जाती हैं, ये नष्ट हो जाती हैं। उनका मन हुआ कि लंबे समय तक ऐसे ही बहती रहे और इन झरनों की पुकार सुनती रहे। प्रकृति के इस अनंत और विराट सौंदर्य से पूर्ण दृश्य को देखकर लेखक को पहली बार एहसास हुआ कि यही सौंदर्य ही जीवन का आनंद है। यानी ऐसा लगता है कि बस मेरा तो यही जीवन है, मैं तो यहीं रहूं, इसे अप्लायक रूप से देखता रहूं, हल पर प्रकृति के परिवर्तित रूप को जो सौंदर्य से पूर्ण है। इन प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए, यानी कि ऐसे कौन कौन से दृश्य आए जो लेखिका को हृदय को एक चोट सी पहुंची है। याद है, एक तो जब वो उन्होंने पहाड़ी महिलाओं को देखा पत्थरों में बैठकर वो हथौड़े और कुदालों से अपने हाथों से पत्थरे फोड़ रही हैं। फिर दूसरा देखा कि वो कुछ बच्चे 7-8 साल के उनसे लिफ्ट मांगते हैं, तो उन्होंने देखा कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, स्कूली बच्चे। तो उन्होंने कहा कि 3-3.5 किलोमीटर रोजाना पहाड़ी का इलाका पार करके फिर वो स्कूल जाते हैं। फिर तीसरा वो कि जब वो बोकू पहने, जो सिक्किम परिधान होता है, जो चाय के पत्ते चोंटने का कार्य कर रही होती हैं, उनका दृश्य देख करके, तो ये चीज़ें ये कुछ बातें ऐसी हैं जो उनके दिल को झकझोर देती हैं। लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, लेकिन कुछ नज़ारे ऐसे दिखाई दिए जिससे वह इस आनंद को भूल चुकी थी। ऐसे दृश्य उसे झकझोर दिए, जैसे उन्होंने देखा कि कुछ औरतें जो रास्ता बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, उनके कोमल कोमल हाथों में कुदाल व हथौड़े थे और कईयों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे भी बंधे हुए थे। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ कि ये सभी औरतें पुरुषों के समान हम सैलानियों के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही हैं। यानी कि ये बात मैं बता चुका हूँ, यानी कि अब जो आगे जितने प्रश्न आएंगे ना, इनका आंसर पहले आ चुका है। बस आप लोगों को तो बस उतना ही आंसर बताना है जितना वो पूछा जा रहा है। अब इनको वो घटनाएं बतानी जो 3-4 घटनाएं ही होती हैं जो मैं बता चुका हूँ, मौखिक रूप से आदर्श उच्चारण कर चुका हूँ, बस आपको वही बतानी। तो पहले ये होगी, जहाँ थोड़ी सी चूक से जान भी जा सकती है। कुछ समय बाद बताया गया कि बहुतों ने तो अपनी जान भी गंवा दी, तब लेखिका को और ज़्यादा दुख होता है। फिर उन्होंने देखा कि कुछ पहाड़ी 7-8 साल के बच्चे उनसे लिफ्ट मांगते हैं। तो नार्गे ने बताया कि ये सभी बच्चे रोज 3-3.5 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता चढ़कर रोज स्कूल जाते हैं। स्कूल से आने के बाद वे मवेशियों को चराते हैं और अपनी अपनी माँ के साथ उनके कामों में हाथ बटाते हैं और शाम को घर आते समय लकड़ियों के गट्ठर भी अपने सर पर लाते हैं। दूसरी बात यह थी। और तीसरी थी, लेखिका ने जब चाय की पत्तियों को चुनते हुए बोकू पहने, बोकू क्या होता है, सिक्किम परिधान कपड़े होते हैं, कुछ लड़कियों को देखा तो वे मंत्र मुक्त सी हो गई, क्योंकि उनका सौंदर्य इंद्रधनुष छटा बिखेर रहा था। इतना अच्छा सौंदर्य लग रहा था कि सोचो कितनी सुंदर सुंदर बालिकाएं, लड़कियां थी जो ये कार्य कर रही हैं। इस प्रकार लेखिका को ऐसे अनेक दृश्यों ने उनके दिल को झकझोर दिया, उनके दिल को चोट पहुंची है। सबसे बड़ी बात तो वो थी कि जो महिलाएं पुरुषों के समान हथौड़े कुदाले लेकर के पत्थरों पर बैठकर पत्थरें तोड़ रहे थे। और दूसरा बच्चों वाला नेक्स्ट है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। यानी कि प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उल्लेख करें।
सबसे मुख्य काम तो कौशल गाइड का होता है। दूसरा पर्यटन मंत्री जो नई नई योजनाएं शुरुआत कराता है। तीसरा मित्र भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, देख लीजिए। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में निम्नलिखित लोगों का योगदान होता है। जैसे सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है, क्योंकि उसे उस क्षेत्र की सभी जानकारी होती है। सबसे बड़ा हाथ तो उस कुशल गाइड का होता है जिसके उसे उस क्षेत्र की लगभग सभी जानकारियाँ होती हैं, जैसे जितेन नार्गे को थी। पर्यटन विभाग मंत्री का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी जो सरकारी मंत्री होता है, जो पर्यटन विभाग का मंत्री होता है, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो भी नई नई योजनाएं, नए नए दृश्य, नए नए कार्य करवाता है लोगों को, लोगों की यात्रा को, उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए। वहाँ के स्थानीय निवासियों व जनजीवन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी कि जहाँ वो घूमने जा रहे हैं, हिमालय में गए तो वहाँ के लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। वे अपने मित्रों व सहयोगियों जो यात्रा में साथ रहते हैं, जो मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं, इस प्रकार इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि याद आपको मणि जो 50 साल की जो लेडी महिला थी, वह जवानों को भी जब वो नाचती है, डांस करती है, तो वह सबको पछाड़ देती है। तो ऐसे मित्र होने चाहिए साथ, जो यात्रा को और भी अनेक ऐसे सौंदर्यपूर्ण यानी रोचक बातें या डांस उन्स करके इस प्रकार से माहौल बना देते हैं कि उनका प्रयोजन भी सफल हो जाता है। तो ये था बच्चों साना हाथ जोड़ी से अभ्यास प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की है, क्योंकि लगभग जो भी प्रश्न आता है ना, देखो जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का आंसर एक दूसरे में छिपा हुआ है। जैसे हमने 5-6 प्रश्न थे ना, उसके आंसर आप लोग पढ़ लो, फिर जितने भी आए ना आगे भी उनका भी आप लोग आंसर दे सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना यात्रा वृत्तांत तो कहानी उपन्यास, उनके आंसर में इन 5-7 प्रश्न ऐसे निकाल लो जिसमें सभी का आंसर होता भी है। वास्तविक बात ये है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।